Hello viewers. Today I'll be telling you about retinoblastoma. As the name suggests, it's cancer of the eye. अब ये जो कैंसर होता है अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटे बच्चों या नवजात शिशुओं को ज़्यादा होता है और ये नवजात शिशुओं में पाए जाने वाला सबसे कॉमन आँखों का ट्यूमर है। इस ट्यूमर के ट्रीटमेंट के हिसाब से सोचें या इसको मैनेजमेंट का देखें सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए। रेटिनोब्लास्टोमा में जो स्पेक्ट्रम है इस डिज़ीज़ का वो यहाँ से कि अगर इसे जल्दी से हमने डायग्नोज कर लिया और ट्रीट कर लिया तो सब ठीक से लेके यहाँ तक कि अगर पेरेंट्स ने उसे कई महीनों सालों तक नेग्लेक्ट किया तो बच्चे की आँख तो जाएगी ही, जान भी जा सकती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉक। If we diagnose retinoblastoma at stage 1, earlier one, then we can treat it completely. But if we miss the diagnosis or delay the treatment, then it can take child's life also. Retinoblastoma is a disease which we get from our parents due to a gene mutation. अब हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स मिलती हैं, लेकिन उनमें अगर कुछ म्यूटेशन हो जाए तो फिर वो उस बच्चे में रेटिनोब्लास्टोमा कर सकते हैं। इसी तरह जिस बच्चे को अभी रेटिनोब्लास्टोमा है, जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो वो अपने बच्चों को भी ये जीन आगे पास ऑन कर सकते हैं। सो इस बीमारी में यही इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये पेरेंट्स से मिलने वाली बीमारी है तो पेरेंट्स को बहुत सजग रहना है कि अगर उन्हें या उनके परिवार में किसी को रेटिनोब्लास्टोमा था तो वे अपनी जीन थेरेपी कराएं और देखें, सजग रहें कि उनके बच्चे में तो नहीं कहीं आने वाला है। और इन बच्चों को भी आगे के लिए हम काउंसलिंग करें कि जब वो माँ बाप बनेंगे तो उनके बच्चों में भी रेटिनोब्लास्टोमा होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए वो बच्चे के बर्थ के पहले दिन से ही बहुत सजग रहें कि कहीं उनके बच्चे में ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे रेटिनोब्लास्टोमा के। The main symptom of retinoblastoma is white reflex in the eye, and this white reflex in the eye in the newborn baby or during first year is very important for all the parents. So all the parents should be looking into their child's eye and seeing if there is a white reflex. इसका मतलब है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की आंखों में हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि क्या उनकी बच्चों की आंख में सफ़ेद सेंटर में तो धब्बा नहीं दिखाई दे रहा। अब ये सफ़ेद धब्बा जो है ये बच्चे की 4 बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारियों के बारे में हमें बताता है और उनमें रेटिनोब्लास्टोमा भी एक है। तो अगर छोटे बच्चे की आंख के बारे में कोई चीज़ हमें ध्यान रखनी है तो ये है कि उसकी आंखों को ध्यान से देखें और उनका जो प्यूपिल होता है, ये ब्राउन पार्ट के बीच में जो ब्लैक छोटी सी गोली होती है, अगर ये वाइट हो जाती है तो पेरेंट्स को बहुत ही सजग होकर तुरंत आई चेकअप कराना चाहिए। अब अगर ये वाइटनेस है तो इस बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को कंजेनाइटल कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद भी हो सकता है। इसके अलावा रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी करके डिजीज़ होती है, वो भी नवजात शिशु में पाई जाती है और बिल्कुल ऐसे ही दिखती है जैसे कि आंख में कोई वाइट स्पॉट हो। इसके अलावा परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रियस, ये भी एक कंडीशन है जो पैदाइश के टाइम से ही बच्चे में पाई जाती है और अपीयरेंस इसकी भी बिल्कुल वैसी ही होती है, आंख के सेंटर में वाइट स्पॉट। सो पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना है कि अगर उनके बच्चे की आंख में वाइट स्पॉट है तो इन चारों में से कोई एक बीमारी तो उस बच्चे को है ही, और अगर वो रेटिनोब्लास्टोमा है तो और भी तत्परता से उसके इलाज की ज़रूरत है। इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा के कुछ बच्चों में यदि थोड़ी देर हो जाए तो क्योंकि वो अपनी आंख से देख नहीं पाते इसलिए इनकी आंखों में तिरछापन या स्क्विंट पाया जाता है और ऑफ कोर्स विजन तो कम हो ही जाता है। तो पेरेंट्स ख्याल रखें वाइट स्पॉट इन द आई। Easily diagnose retinoblastoma once the child is brought to us at a later stage. So पेरेंट्स का बेसिक फ़र्ज़ है कि वो
अपने बच्चे में जैसे ही कुछ आँख में दिक्कत देखें, ख़ासतौर पे वाइट स्पॉट, तो तुरंत डॉक्टर के पास लाएं। हम उसे टॉर्च एग्जामिनेशन से देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि आँख की पुतली में सफ़ेदी आ रही है। अब हमें देखना है कि ये बच्चों की उन 4 बीमारियों में से कौन सी बीमारी है। उसके लिए हम बच्चे की पुतली में दवाई डाल के उसे फैलाएंगे और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप एग्जामिनेशन करके हम पता कर लेते हैं कि हाँ, ये रेटिनोब्लास्टोमा ही है। फिर भी क्योंकि एक बहुत गंभीर बीमारी है और इसका लंबा इलाज चलता है, सो हमें कंफर्म ज़रूर करना होता है और इसकी कंफर्मेशन के लिए पहले हम करते हैं आँख का अल्ट्रासाउंड। ये होता है बी स्कैन अल्ट्रासाउंड ऑफ आई, जिससे हमें उस ट्यूमर का आकार, एक्सटेंट, ये सब पता चल जाता है कि वो कितना हद तक बढ़ चुका है और उसकी अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस को 100% कंफर्म करने के लिए और ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की आँख की MRI टेस्ट भी किया जाए। इस टेस्ट से तो हमें बहुत ही माइन्यूटली इस कैंसर के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल जाती है और उसी जानकारी के आधार पे हम स्टेजिंग करते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा किस स्टेज पे है और उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास कई तरह की मोडेलिटीज़ हैं और क्या मोडेलिटी अप्लाई की जाएगी ये डिपेंड करेगा रेटिनोब्लास्टोमा की स्टेज पे, और प्रोग्नोसिस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा ट्रीटमेंट भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कितनी जल्दी हमारे पास लेके आए हैं। इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम देखें तो जो ओल्ड ट्रीटमेंट चली आ रही है वो है, जैसे हम ठंडी सेकाई, जिसे क्रायोथेरेपी कहते हैं, उसके द्वारा पेशेंट के लोकलाइज्ड लीजन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक कि रेटिनोब्लास्टोमा रेटिना के एक बहुत ही छोटे हिस्से तक सीमित है और उसने रेटिना के मेन पॉइंट मैकुला या फोविया को अभी अफेक्ट नहीं किया है। इसके अलावा अगर रेटिनोब्लास्टोमा अभी अर्ली स्टेजेस में है और वो रेटिना तक ही लोकलाइज्ड है तो हम उसे लेज़र थेरेपी से भी ठीक कर सकते हैं। इसमें लेज़र से रेटिनोब्लास्टोमा के बढ़ते हुए आकार को सीमित कर दिया जाता है और इससे उसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है और जितना डैमेज वो ऑलरेडी कर चुका है उससे आगे फिर वो डैमेज नहीं कर पाता और बढ़ नहीं पाता, ना तो आँख के दूसरे हिस्सों में और ना ही शरीर के दूसरे हिस्सों में। इसके बाद बारी आती है कीमोथेरेपी की। अब कीमोथेरेपी जो है ये वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हम कैंसर सेल्स को मारते हैं और इसके लिए हम चाहें तो ये कीमोथेरेपी लोकलाइज्ड कर सकते हैं, जबकि ये कीमोथेरेपी एजेंट्स आई में इंजेक्ट किए जाते हैं और उस थोड़े हिस्से में ही उनका प्रभाव रहता है, लेकिन फिर ये तभी काम आएगा जबकि रेटिनोब्लास्टोमा भी लिमिटेड एरिया तक बढ़ चुका है। इसके अलावा कीमोथेरेपी इंट्रावीनस इंजेक्शंस, जो कि नस में इंजेक्शन के द्वारा भी दी जाती है, जिसमें कि थोड़ी बड़ी स्टेज पे, जबकि रेटिनोब्लास्टोमा ने ज़्यादातर हिस्सा आँख का कवर कर लिया है, तो उस समय ये इफ़ेक्टिव होती है। कीमोथेरेपी से रेटिनोब्लास्टोमा का बढ़ना तो बंद हो ही जाता है और रेटिनोब्लास्टोमा कुछ हद तक श्रिंक भी कर जाता है। अब इसके बाद बारी आती है रेडिएशन थेरेपी की। रेडिएशन थेरेपी भी एक्सटर्नल बीम के थ्रू कैंसर टिश्यू पे डाली जाती है और उससे कैंसर टिश्यू जो है वो श्रिंक कर जाता है। या इसके अलावा रेडियो एक्टिव मटीरियल के प्लाक्स अवेलेबल हैं जिन्हें आँख में रेटिनोब्लास्टोमा की साइट के ऊपर स्टिच कर दिया जाता है और उनमें से फिर धीरे धीरे करके रेडिएशन जो है रेटिनोब्लास्टोमा को ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये सभी ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे कि हम कोशिश करते हैं कि स्टेज 1 और स्टेज 2 तक के रेटिनोब्लास्टोमा, जो कि अभी सिर्फ आँख तक ही लिमिटेड हैं, उन्हें ठीक कर लिया जाए। लेकिन अगर ये रेटिनोब्लास्टोमा आँख के आसपास के स्ट्रक्चर्स जैसे साइनसेस तक भी या नोज़ तक एक्सटेंड करता है तो फिर हमें आँख को निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता और इसे कहते हैं ई न्यूक्लिएशन,
इसका मतलब आई बॉल को रिमूव कर दिया जाता है ताकि बच्चे की जान बचाई जा सके और ये कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में ना बढ़े। और अगर आसपास के फेस के टिश्यूज़ इन्वॉल्व हो गए हैं तो कुछ कुछ हिस्सा उन फेस के टिश्यूज़ का भी रिमूव करना पड़ता है और इसे कहते हैं एक्सेंट्रेशन ऑफ द आई। और इसके साथ साथ उसकी लिम्फेटिक सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इन सभी को निकाल दिया जाता है ताकि ये ट्यूमर आगे ना बढ़े। बहुत सारे बच्चों को हम उनकी लेटेस्ट स्टेज में भी आई रिमूव करके उनकी जान तो बचा लेते हैं और इसे दूसरी आंख में स्प्रेड होने से भी बचा लेते हैं, लेकिन फिर उस बच्चे की सॉकेट में खाली जगह बन जाती है और यदि इसे लगातार अगले 20-25 वर्षों तक ठीक से अटेंड नहीं किया गया तो ये सॉकेट फिर धीरे धीरे बच्चे की फेस की ग्रोथ के साथ साथ ग्रो नहीं करेगा। हमारे आई के सॉकेट में से अगर आई बॉल निकाल दी जाए तो फिर ग्रोथ के साथ ये सॉकेट श्रिंक होता जाता है, जो कि चेहरे पे कॉस्मेटिकली बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए पेरेंट्स का ये रोल बहुत रह जाता है कि कुछ महीने रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट करने के बाद अपने बच्चे को लेके गायब ना हो जाएं और उसे लगातार आई डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए लाते रहें। फिर डॉक्टर उस बच्चे के सॉकेट में प्रोस्थेटिक आई डालेंगे और ये आई समय समय पे बच्चे की उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसका साइज़ बढ़ाते जाएगा और 18-20 साल की उम्र तक, जब तक कि उसके सॉकेट की ग्रोथ पूरी होती है, तब तक हमें ये एक के बाद एक सॉकेट्स को एनलार्ज करने के लिए प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर आर्टिफिशियल आई देनी होगी और जिसे पेशेंट बार बार पहन सकता है, उतार सकता है। इससे ये होगा कि उसकी वो आँख जो निकाल दी गई बचपन में, वो देखने में सामाजिक तौर पे बिल्कुल दूसरी आँख की तरह ही दिखेगी। हालांकि इसमें विजन तो नहीं होगा, पर कम से कम कॉस्मेटिक अपीयरेंस ज़रूर ठीक बनी रहेगी। एज दे से a stitch in time saves 9. It applies 100% to retinoblastoma disease. If retinoblastoma is diagnosed in time, then we can save the eye as well as life of the child. But if parents delay bringing child to the doctor, then of course we can lose eye as well as life of the child. So parents अपने बच्चे की आंख में दिखने वाला सफ़ेद धब्बे को जो सेंटर में दिखता है कभी भी इग्नोर ना करें और ख़ास तौर पे उसके लिए अपने रिश्तेदारों या पड़ोसियों से पूछ के कोई देसी इलाज या तरह तरह के टोटके करना ना शुरू कीजिए। हमारे पास ज़्यादातर लोग जब आते हैं रेटिनोब्लास्टोमा लेके तो उनके बच्चे की बाह पे कोई ना कोई तावीज़ बंधा होता है, कोई ना कोई धागा बंधा होता है और वो कई महीने इसी तरह अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाके सिर्फ पूजा पाठ करते रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं करते। पूजा पाठ अपनी जगह है और ट्रीटमेंट का अपना रोल है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो समय रहते बिना समय गवाए यदि आपके बच्चे की आंख में सफ़ेद स्पॉट दिखता है तो तुरंत अपने आई डॉक्टर को दिखाएं। वेल व्यूअर्स, आई होप ये डिस्कशन कई पेरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और यदि आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो तुरंत अपने आई डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।